हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अर्जुन है और आज आपको दिखाने के लिए मेरे पास iPhone 14 Pro है। मेरे पास ये डीप पर्पल कलर में है और इस फ़ोन को मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और आज आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और इस फ़ोन के बारे में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगा। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग मैंने चैनल पर पहले ही कर दी है। 2 कलर्स मैंने अनबॉक्स किए थे। अगर आप अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके पहले आप उस वीडियो को देखकर आ सकते हैं। सबसे पहले चलिए फ़ोन की डिज़ाइन की बात करते हैं। iPhone 14 Pro में जो मेन डिज़ाइन चेंज है वो है इसके कैमरा मॉड्यूल का, जो कि iPhone 13 Pro से बड़ा किया गया है। इसके अलावा फ्रंट साइड में देखेंगे तो आपको पिल शेप नोच देखने को मिलेगी, जो कि iPhone में पहली बार आई है। बाकी इसकी जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट दिखने में सेम iPhone 13 Pro के जैसी है। इसमें भी आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है बॉक्सी फ्रेम के साथ, जो कि मेरी फेवरेट डिजाइन है। बैक साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में एप्पल लोगो दे रखा है। बैक साइड में आपको ग्लास दिया गया है जिसमें नीचे आपको मैट फिनिश टेक्सचर मिलता है और ऊपर कैमरा मॉड्यूल वाले ग्लास में ग्लोसी फिनिश मिलता है। यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे प्रो सीरीज के आईफोन्स में ही आता है। 14 Pro के कैमरा की साइज भी पहले से बड़ी है और इसका बम्प भी 13 Pro से मुझे थोड़ा ज्यादा लगा। कैमरा में काफी इंप्रूवमेंट्स की गई है, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ऊपर यहाँ आपको फ्लैश देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक दे रखा है और यहाँ पर लाइडार सेंसर है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट का डेप्थ मैप बनाकर आपको लो लाइट में बड़ी ऑटो फोकस देता है और ऑगमेंटेड रियलिटी या AR में हेल्प करता है, जिसके थ्रू आप रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को अपने फोन के थ्रू प्लेस कर सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं। फोन की फ्रेम हमेशा की तरह सर्जिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील से बनी है, जो सिर्फ प्रो मॉडल्स में ही आती है। नॉन प्रो मॉडल्स जैसे iPhone 14 और 14 प्लस में ये फ्रेम एल्यूमिनियम की आती है। एल्यूमिनियम के मुकाबले में स्टेनलेस स्टील फ्रेम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और प्रीमियम फील देती है, पर क्योंकि स्टेनलेस स्टील फ्रेम ज्यादा शाइन करती है तो इस पर फिंगरप्रिंट्स भी जल्दी दिखते हैं। फोन के राइट साइड में ऊपर आपको पावर बटन दिया गया है। इसके नीचे आपको 5G mm वेव का कटआउट देखने को मिलता है, जिससे यूएस मॉडल्स में ही आता है। इसके अलावा फोन के नीचे की तरफ एक माइक, लाइटनिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। फोन के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर साइलेंट स्विच है, जिसको साइलेंट करने पर इसमें एम्बर कलर शो होता है। इसके नीचे वॉल्यूम अप और डाउन बटन दे रखे हैं। बाकी नीचे बिल्कुल प्लेन फ्रेम है और ऐसे ही फोन के ऊपर की तरफ भी आपको प्लेन फ्रेम देखने को मिलती है। बाकी आपने इस फोन में एक चीज नोटिस की होगी कि इस फोन में आपको कहीं भी सिम स्लॉट देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि इस बार यूएस मॉडल्स में से एप्पल ने फिजिकल सिम को रिमूव कर दिया है और इसकी जगह सिर्फ ड्यूल ई सिम का ऑप्शन दिया है, जो कि आजकल सिम की न्यू टेक्नोलॉजी है और ये मुझे काफी पसंद भी है। जैसे अगर आपके फोन में ई सिम है और आपको फोन चोरी हो जाए तो बिना फोन का लॉक खोले चोर सिम को डिलीट नहीं कर सकता है, जिसके कारण आप आराम से फोन को ट्रैक कर सकते हैं। ई सिम सेटअप करने का प्रोसेस काफी सिंपल और इजी होता है। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इसमें जियो की ई सिम डाल रखी है। ई सिम के लिए आपको बस अपने मोबाइल ऑपरेटर से कांटेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको ई सिम की सेटिंग्स या फिर बारकोड मिल जाता है, जिससे फोन में स्कैन करते ही आपके फोन में ई सिम सेटअप हो जाती है और आप फोन को नॉर्मली यूज कर पाते हैं। मेरे पास ये यूएस मॉडल है तो इसमें फिजिकल सिम नहीं है, पर अगर आप इंडियन या ग्लोबल मॉडल परचेज करेंगे तो आपको फिजिकल और ई सिम के दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी फोन की डिस्प्ले और बैक ग्लास पर प्रोटेक्शन के लिए एप्पल की सिरेमिक शील्ड का यूज किया गया है, जिसमें ग्लास क्रिस्टल्स के ऊपर सिरेमिक कोटिंग की गई होती है। फोन की बॉक्सी और फ्लैट डिजाइन और सिरेमिक शील्ड के कारण इसका ग्लास नॉर्मल ग्लास से 4 गुना स्ट्रॉन्ग है। सिरेमिक शील्ड सिर्फ ड्रॉप प्रोटेक्शन देती है, तो अगर आपका फोन गिरता है तो इसके ग्लास के टूटने के चांस 4 गुना कम हो जाते हैं। पर अगर आप रफली यूज करेंगे तो डिस्प्ले पर स्क्रैचेस आ सकते हैं, तो आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर जरूर यूज करना चाहिए। बाकी बैक साइड में भी ग्लास का यूज किया गया है और ग्लास ग्लास होता है और गिरने पर टूट सकता है, तो आप अपने फोन पर कवर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं मेरे फोन पर मुझे के इस लेदर केस का यूज कर रहा हूँ, जिसमें बैक साइड में वॉलेट का ऑप्शन भी दिया गया है और अंदर इसमें जैपनीज माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, जो फोन को स्क्रैचेस से बचाता है। काफी प्रीमियम और स्लिम कवर है और फोन पर लगाकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी iPhone 14 Pro में भी आपको एप्पल की मैगसेफ टेक्नोलॉजी मिलती है, जिसके कारण वायरलेस चार्जिंग कॉइल के ऊपर मैग्नेट की रिंग मिलती है, जिस पर मैगसेफ चार्जर मैग्नेटिकली अटैच हो जाता है और फोन ज्यादा बढ़िया तरीके से वायरलेसली चार्ज हो पाता है। इसके अलावा मैगसेफ की कई एक्सेसरीज भी आती है, जैसे ये मुजो का वॉलेट है जो फोन के पीछे चिपक जाता है, या फिर ये यूनिजेन का मैग्नेटिक चार्जिंग स्टैंड है, जिस पर आपको फोन कुछ इस तरह से चिपक जाता है और आप फोन को वायरलेसली चार्ज कर पाते हैं। इन सभी एक्सेसरीज के लिंक्स भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहें तो वहां से इन्हें परचेज कर सकते हैं। iPhone 14 Pro 4 कलर ऑप्शन में आता है, जिसमें नया स्पेस ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड और नया डीप पर्पल कलर है। मेरे पास ये iPhone 14 Pro डीप पर्पल कलर में है और लाइट के हिसाब से ये कलर अलग अलग शेड्स देता है। लाइट कम होगी तो डार्क कलर लगेगा और लाइट ज्यादा होगी तो थोड़ा हल्का कलर लगेगा। बाकी ये कलर दिखने में काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आपको ये कलर कैसा लगा। इस फोन में आपको 6.1 इंच की फुल एज टू एज OLED डिस्प्ले दी गई है, जिसका 1179 by 2556 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है। 460
पिक्सल्स पर इंच डेंसिटी के साथ। इसके अलावा इस बार iPhone 14 Pro की डिस्प्ले के बेजल्स भी iPhone 13 Pro से थोड़े कम किए गए हैं। इसमें OLED डिस्प्ले है तो इस डिस्प्ले के हर एक पिक्सल को इंडिविजुअली कंट्रोल किया जा सकता है। तो जहां डिस्प्ले में आपको ब्लैक कलर शो होता है वहां के सभी पिक्सल्स पूरी तरह से बंद होते हैं, तो OLED डिस्प्ले में आपको डीप ब्लैक कलर देखने को मिलता है। इसके अलावा डिस्प्ले में HDR10 और Dolby Vision का सपोर्ट भी दिया गया है, तो इस डिस्प्ले में आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है और जो कलर्स है वो दिखने में वाइब्रेंट और बिल्कुल रियल लाइफ के जैसे लगते हैं। इस डिस्प्ले में आपको 1000 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस मिलती है और HDR कंटेंट्स में आपको 1200 की जगह इस बार 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है और इसमें HDR कंटेंट्स देखकर मजा आ जाता है। इसके अलावा आईफोन में पहली बार आपको 2000 निट्स की आउटडोर पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो अगर आप फोन को ब्राइट सनलाइट में भी यूज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप आराम से डिस्प्ले को यूज कर पाएंगे। HDR डिस्प्ले में क्या होता है, जब आप HDR वीडियो प्ले करते हैं तो नॉर्मल वीडियो के मुकाबले में HDR वीडियो में आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। मतलब डिस्प्ले के जो कलर होते हैं वो पॉप हो जाते हैं और ब्राइट कलर्स दिखते हैं, जो कि आपको विदाउट HDR डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलता है। और क्योंकि आईफोन में HDR कंटेंट की अलग से ब्राइटनेस होती है तो HDR वीडियो और भी ज्यादा ब्राइट और अच्छी लगती है। आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर काफी HDR वीडियोस आने लगी है। HDR डिस्प्ले को जब आप हाथ में लेके यूज करेंगे तभी आप इसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर पाएंगे। वीडियो में दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की। जैसे ये नॉर्मल वीडियो है, इसमें आप देखेंगे तो ब्राइटनेस और कलर वगैरह नॉर्मल है, पॉप नहीं कर रहे हैं। और ये HDR वीडियो है तो आप देख सकते हैं ये कितनी ब्राइट लग रही है और इसमें आपको हाई डायनेमिक रेंज भी देखने को मिल रही है, कलर्स भी पॉप कर रहे हैं। कैमरा में पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर एक्चुअल में बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है। वैसे मैं इंस्टाग्राम पर भी वीडियोस लगाता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी एप्पल की डिस्प्ले हमेशा से ही अच्छी रही है और ये डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छे कलर शो करती है। अगर आप इसकी डिस्प्ले को यूज करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। iPhone 14 Pro की डिस्प्ले में आप ऊपर देखेंगे तो इस बार आपको पिल शेप नोच देखने को मिलेगी, जो कि iPhone 13 Pro की नोच से 30% छोटी है और इसके साइज के हिसाब से ट्रू डेप्थ कैमरा सिस्टम को श्रिंक किया गया है। इसके अलावा पहली बार प्रोक्सिमिटी सेंसर नोच की जगह डिस्प्ले के नीचे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ बिल्कुल एज पर आपको ईयर पीस देखने को मिलता है और जो ये नोच है इस पर डिस्प्ले दी गई है, तो आप पूरी नोच पर कहीं भी टच करेंगे तो डिस्प्ले काम करेगी। ये पिल शेप नोच फोन के सॉफ्टवेयर के साथ इस तरह से ब्लेंड की गई है कि जब आप फोन को यूज करते हैं तो उस हिसाब से इंटरेक्ट करती है और अपनी साइज को चेंज करके आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन शो करती है। एप्पल ने इसका नाम डायनेमिक आइलैंड दिया है। जैसे अगर आपने फोन में कोई सॉन्ग चला रखा होगा और आप उसे क्लोज करेंगे तो वो ऊपर नोच में चला जाएगा, फिर नोच पर आप कुछ सेकंड्स तक होल्ड करेंगे तो आप म्यूजिक के कंट्रोल निकाल पाएंगे और अपने करंट टास्क को करते हुए सॉन्ग को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने मैप में नेविगेशन चला रखी होगी और आप उसे क्लोज करेंगे तो नेविगेशन भी नोच में चली जाएगी और आपको नेविगेशन का बिल्कुल लाइव व्यू नोच में मिलेगा। ऐसे ही फोन में बहुत सारे यूजर इंटरफेस या पॉपअप होते हैं जो पहले डिस्प्ले के बीच में आते थे, पर अब ऊपर आपको वो डायनेमिक आइलैंड में शो होंगे। जैसे फेस आईडी की एनिमेशन हो गई, एयरपोर्ट्स की पेयरिंग कंफर्मेशन, फोन को साइलेंट और रिंग करने का पॉपअप, फोन को चार्ज लगाने की कंफर्मेशन, या आप फोन यूज कर रहे होंगे और कोई कॉल आएगी तो वो भी ऊपर डायनेमिक आइलैंड में शो होगी। इसके अलावा आपने टाइमर चला रखा होगा और आप उसे क्लोज कर देंगे तो लाइव टाइमर डायनेमिक आइलैंड में देख पाएंगे। जैसे डायनेमिक आइलैंड में अभी टाइमर चल रहा है, अब अगर मैं म्यूजिक चलाकर ऐप को क्लोज कर दूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डायनेमिक आइलैंड में दोनों ऐप शो हो रही है। तो काफी अच्छी तरीके से इसके यूआई को बनाया गया है और काफी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ सी एनिमेशन आपको डायनेमिक आइलैंड में देखने को मिलती है। मुझे डायनेमिक आइलैंड यूज करके काफी मजा आया और इसकी एनिमेशन के साथ जब आप फोन यूज करते हैं तो कहीं से फील नहीं होता है कि फोन में कोई नोच है, ऐसे लगता है जैसे इस सॉफ्टवेयर का पार्ट है। तो काफी बढ़िया तरीके से एप्पल ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस नोच और फ्रंट कैमरा के बीच में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर भी डिस्प्ले दी गई है। यहाँ के सारे पिक्सल्स बंद है, बस जितनी दूर ये ग्रीन डॉट है सिर्फ यहीं के पिक्सल्स ऑन है, जो कि करंट लोकेशन यूज होने पर शो होता है। तो दूर से देखने पर ये नोटिफिकेशन लाइट लगती है। बाकी इस पिल शेप नोच के साथ काफी कूल लुकिंग वॉलपेपर्स भी आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वॉलपेपर्स लगा रखे हैं जो इस नोच के साथ काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड होते हैं और देखने पर लगता ही नहीं है कि फोन में कोई नोच भी है। इसके अलावा फोन में आपको iPhone 13 Pro के जैसे 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, जिसे एप्पल प्रो मोशन डिस्प्ले कहता है, जो वेरिएबल रिफ्रेश रेट के साथ आती है और फोन के टास्क के हिसाब से अपनी रिफ्रेश रेट को चेंज करती है। इसके साथ फोन चलाने में काफी स्मूथ और रिस्पॉन्सिव लगता है। इसके अलावा एप्पल ने पहली बार अपनी LTPO डिस्प्ले आईफोन में यूज की है, जिसके कारण इस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक कम किया जा सकता है, जिसके कारण एप्पल ने इस बार आईफोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर दिया है। जैसे ये मेरी लॉक स्क्रीन है और इस पर मेरी फोटो लगी हुई है। अब अगर मैं साइड बटन को दबाकर इसके डिस्प्ले को बंद करूंगा तो आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर था वो डिम हो गया है और ऊपर टाइम और नीचे आप लाइव एक्टिविटी या कोई भी नोटिफिकेशन देख पाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के टाइम फोन की डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट को 1 हर्ट्ज तक कम किया जा सकता है। मतलब एक 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले
डिस्प्ले 1 सेकंड में 60 बार रिफ्रेश होती है और इस डिस्प्ले को 1 सेकंड में सिर्फ एक बार भी रिफ्रेश किया जा सकता है, जिससे पावर कंजप्शन ना के बराबर होती है। अब जैसे ही मैं डिस्प्ले पर टैप करूंगा तो डिस्प्ले फिर से नॉर्मल हो जाएगी। वॉलपेपर के साथ जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करते हैं तो सब्जेक्ट की स्किन टोन भी प्रिजर्व रहती है और काफी अच्छा ऑलवेज ऑन लुक आपको देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आपको दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं, आप चाहें तो वॉलपेपर को हटा भी सकते हैं। इसके लिए आपको फोन की सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर जाना है, जहां नीचे आपको नया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर आपको शो वॉलपेपर टॉगल को ऑफ कर देना है। इसके बाद जब आप फोन को लॉक करेंगे तो वॉलपेपर शो नहीं होगा और आपको प्योर ब्लैक बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, जो OLED डिस्प्ले के कारण बेहतरीन लगता है। जैसे आप डिस्प्ले पर टैप करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर देख पाएंगे। मैं फोन को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर ऐसा है कि चाहे आप इसे यूज करें या ना करें, इससे बैटरी बैकअप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, एक ऊपर ईयर पीस में है और एक नीचे लाइटिंग पोर्ट के साइड में है। स्टीरियो स्पीकर के साथ वीडियोस और मूवीज देखकर बिल्कुल सिनेमैटिक फील आता है। जो बेस्ट स्पीकर फोन में हो सकते हैं वो स्पीकर आपको इस फोन में दिए गए हैं। एप्पल ने इस बार सिर्फ प्रो सीरीज में ही अपनी न्यू A16 चिप डाली है। बाकी नॉन प्रो मॉडल आईफोन 14 और 14 प्लस में आईफोन 13 प्रो वाली सेम A15 बायोनिक चिप है 5 कोर जीपीयू के साथ। A15 बायोनिक कहीं से भी आउटडेटेड चिप नहीं है, बल्कि एप्पल की A13 बायोनिक चिप जो कि आईफोन 11 सीरीज में थी, वो अभी भी बाकी स्मार्टफोन की चिप से काफी ज्यादा पावरफुल है। पर 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में एप्पल की न्यू A16 बायोनिक चिप दी गई है, जो इस बार 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बनी है। इतनी छोटी सी चिप में 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है, जो कि आईफोन की अभी तक की पहली चिप है जिसमें इतने सारे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया है। यह अभी तक की सबसे फास्टेस्ट चिप है किसी भी स्मार्टफोन में। इस चिप में 6 कोर का सीपीयू है, जिसमें से 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्स है जो 13 प्रो की चिप से 20% कम पावर यूज करते हैं और 4 हाई एफिशिएंसी कोर्स है। इसके अलावा इस चिप में नया 16 कोर का न्यूरल इंजन है जो 17 ट्रिलियन ऑपरेशंस कर सकता है 1 सेकंड में। इस न्यूरल इंजन से मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी जैसे टास्क होते हैं। इसके अलावा इसमें 5 कोर का जीपीयू है जिसमें 50% एक्स्ट्रा मेमोरी बैंडविड्थ है, जिससे गेमिंग करते हुए आपको बहुत ही स्मूथ और कंसोल लेवल वाला गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने इस फोन में कई तरह की गेम्स खेली और सभी गेम्स के ग्राफिक्स इस फोन की चिप ने बहुत ही स्मूथली हैंडल किए और कोई भी लैग मुझे देखने को नहीं मिला। A16 चिप में एप्पल का नया डिस्प्ले इंजन है, जिसके कारण आपको फोन में 1 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 2000 निट्स की हायर पीक ब्राइटनेस और डायनेमिक आइलैंड की स्मूथ एनिमेशन मिल पाती है। ये सब तो थी टेक्निकल नॉलेज। चलिए अब इस फोन का बेंचमार्क टेस्ट करके देखते हैं। बेंचमार्क टेस्ट के लिए मैं Geekbench 5 ऐप का यूज कर रहा हूँ, जो फोन की फुल पावर को यूज करती है और एंड में आपको इसके स्कोर शो कर देती है, जिन्हें आप बाकी फोन से कंपेयर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि परफॉर्मेंस वाइज आपका फोन कहाँ स्टैंड करता है। बेंचमार्क टेस्ट पूरा होने में 2 मिनट का टाइम लगा और आप देख सकते हैं सिंगल कोर में हमें 1881 स्कोर्स मिले और मल्टी कोर में हमें 5541 स्कोर्स मिले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्कोर्स है। ऊपर सिंगल कोर टैब पर क्लिक करके आप इस फोन के स्कोर्स बाकी आईफोन से कंपेयर कर सकते हैं। ये एप्पल का अभी का टॉप आईफोन है, तो आप देख सकते हैं 14 प्रो टॉप पर है, नीचे आईफोन 14 प्लस और 14 के स्कोर्स दे रखे हैं जो कि थोड़े कम है क्योंकि उनमें आईफोन 13 प्रो वाली चिप है। ऐसे मल्टी कोर टैब पर क्लिक करके हम इसके मल्टी कोर स्कोर्स बाकी फोन से कंपेयर कर सकते हैं। आईफोन 14 प्रो का फेस अनलॉक भी मुझे पहले से ज्यादा इंप्रूव्ड और फास्ट लगा। अभी मेरा फेस काफी साइड में है, पर फिर भी फोन आराम से मेरे फेस को स्कैन कर पा रहा है और इंस्टेंटली फोन अनलॉक हो रहा है। बाकी फोन की परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मुझे इस फोन से मिला। आईफोन 14 प्रो का कैमरा सिस्टम A16 चिप के CPU, GPU, न्यूरल इंजन और इमेज सिग्नल प्रोसेसर की फुल पावर को यूज करता है और एक फोटो पर 4 ट्रिलियन ऑपरेशंस तक कर सकता है। आईफोन 14 प्रो में आपको न्यू 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जो क्वाड पिक्सल सेंसर के साथ आता है। ये आईफोन का अभी तक का सबसे बड़ा कैमरा सेंसर है, जो आईफोन 13 प्रो के मेन कैमरा के सेंसर से 65% बड़ा है। आईफोन 13 प्रो के मेन कैमरा में 26 mm की फोकल लेंथ थी, पर इसमें 24 mm की न्यू फोकल लेंथ दी गई है, जो कि फोटोग्राफी के लिए काफी पॉपुलर है। इसके अलावा ये लेंस f1.78 एपर्चर के साथ आता है और इसमें सेकंड जनरेशन सेंसर शिफ्ट OIS है, जिसमें कैमरा लेंस की जगह कैमरा का सेंसर आपके मूवमेंट के हिसाब से हिलता है, बिल्कुल एक बड़े कैमरा के जैसे, जिससे आपको
आपको नॉर्मल OIS से ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो मिलती है। नया क्वाड पिक्सल सेंसर हर एक 4 पिक्सल को एक साथ ग्रुप करके एक बड़ा क्वाड पिक्सल बना लेता है, जिससे इसके सेंसर में पहले से 4 गुना ज्यादा लाइट जाती है और पहले से ज्यादा डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन कैमरा लेंस के थ्रू मिल पाती है। जो स्मार्टफोन के कैमरा होते हैं वो काफी छोटे होते हैं नॉर्मल कैमरा के मुकाबले में, और इनमें सिर्फ कैमरा से ही फोटो अच्छी नहीं आती है। अच्छी फोटो के लिए फोन का प्रोसेसर, मशीन लर्निंग और इमेज सिग्नल प्रोसेसर भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इसे कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी कहते हैं। पहले आईफोन में कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी के लिए डीप फ्यूजन का यूज होता था, जिसमें न्यूरल इंजन की प्रोसेसिंग पावर को यूज करके मल्टीपल फोटोज को एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल फोटो बनती थी, जिससे कम लाइट में भी फोटो में अच्छी डिटेल्स, कलर्स और टेक्सचर मिलते थे। पर आईफोन 14 सीरीज में एप्पल ने इस इमेज पाइपलाइन में और प्रोसेस भी ऐड किए हैं और डीप फ्यूजन काफी अर्ली स्टेज पर की जाती है, जिससे पहले से और भी ज्यादा ब्राइट कलर्स, डिटेल्स मिल पाती है और लो लाइट इंप्रूवमेंट भी मिलती है। इस नए प्रोसेस को एप्पल ने फोटोनिक इंजन नाम दिया है। तो जैसे आप फोन से एक फोटो खींचते हैं तो फोन A16 बाइनिक की फुल पावर को यूज करके हर एक पिक्सल को एनालाइज करता है और आपको पिक्सल परफेक्ट 12 मेगापिक्सल की फोटो देता है। फोटोनिक इंजन के कारण आईफोन 14 प्रो का मेन कैमरा पहले से 2 गुना अच्छी लो लाइट फोटोज लेता है। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो में नया 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, जो पहले से बड़े सेंसर के साथ आता है और इसमें 13 mm की फोकल लेंथ दी गई है। अल्ट्रा वाइड कैमरा में पहले से 3 गुना लो लाइट फोटो इंप्रूवमेंट हुई है। नया अल्ट्रा वाइड कैमरा लेंस पहले से शार्प और ज्यादा डिटेल्स के साथ फोटोज लेता है, तो इसकी मैक्रो फोटोग्राफी भी पहले से इंप्रूव हुई है। ये इस फोन के मैक्रो सैंपल्स है, जो आप कैमरा को ऑब्जेक्ट के बिल्कुल पास ले जाकर फोटोज खींच सकते हैं और वो डिटेल्स देख सकते हैं जो आपको अपनी आंखों से भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो में सेम 13 प्रो वाला 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, पर फोटोनिक इंजन के कारण इसमें भी पहले से 2 गुना लो लाइट फोटोग्राफी में इंप्रूवमेंट हुई है। आईफोन 14 प्रो का फ्रंट कैमरा भी बिल्कुल न्यू है, जो कि एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा है f1.9 एपर्चर के साथ। ये कैमरा अब ऑटो फोकस के साथ आता है, तो अब आपको सेल्फी में पहले से अच्छा फोकस मिलेगा और फोटोनिक इंजन के कारण इसमें भी आपको 2 गुना लो लाइट इंप्रूवमेंट मिलती है। फोन की कैमरा ऐप में आप जाएंगे तो अब आपको नीचे 4 अलग अलग जूम ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें से 0.5 है अल्ट्रा वाइड के लिए, 1x है, 2x है और 3x है। आईफोन 13 प्रो में एप्पल ने 2x ऑप्टिकल जूम हटाकर टेलीफोटो कैमरा में 3x ऑप्टिकल जूम दिया था, पर इस बार आईफोन 14 प्रो के 48 मेगापिक्सल और फोन की कंप्यूटेशनल पावर के कारण आपको 48 मेगापिक्सल के लेंस के बीच में से 12 मेगापिक्सल की ऑप्टिकल 2x फोटो मिलती है, जो 48 mm की फोकल लेंथ के साथ आती है, जिससे आपको बढ़िया पोर्ट्रेट फोटोज मिलती है और ये आईफोन का अभी तक का सबसे बेस्ट 2x टेलीफोटो कैमरा है। वीडियो मोड में भी आपको चारों जूम देखने को मिल जाते हैं और आप 2x पर भी ऑप्टिकल क्वालिटी की 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस फोन के कुछ फोटो सैंपल्स है और आईफोन की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि इससे आपको नेचुरल फोटोज मिलती है और फोन नेचुरल स्किन टोन्स को मेंटेन करके रखता है, बिल्कुल जैसे आपको अपनी आंखों से दिखता है। बाकी स्मार्टफोन की तरह आईफोन खुद से फिल्टर नहीं लगाता है, क्योंकि अगर फोटो में डिटेल्स अच्छी होगी तो फिल्टर्स और एडिटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये इस फोन से लिए गए कुछ लो लाइट फोटो सैंपल्स है। ये इस फोन की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है और आईफोन की वीडियो क्वालिटी हमेशा से ही बेस्ट रही है, पर इसकी और भी ज़्यादा अच्छी है। आईफोन 12 से आप आईफोन के कैमरा से डॉल्बी विजन HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस फोन के इम्प्रूव्ड कैमरा के कारण आपको अभी तक की बेस्ट HDR वीडियोस देखने को मिलेगी। HDR वीडियो बनाने के लिए आपको सेटिंग्स में कैमरा के अंदर जाना है और यहाँ आपको रिकॉर्ड वीडियो ऑप्शन पर टैप करना है, जिसमें नीचे आपको HDR वीडियो का टॉगल मिलेगा। इसे ऑन करने के बाद अगर आप फोन से वीडियो बनाएंगे तो वो डॉल्बी विजन HDR में रिकॉर्ड होगी, जिसमें आपको हाई डायनेमिक रेंज देखने को मिलेगी और उस वीडियो को जब आप इस फोन में प्ले करेंगे तो कलर पॉप होंगे और वीडियो ब्राइट लगेगी। इसके अलावा आईफोन 14 प्रो में आपको नया अडेप्टिव फ्लैश मिलता है, जो 9 LED के अलग अलग पैटर्न के साथ आता है और इसकी LED की इंटेंसिटी फोटो की फोकल लेंथ के हिसाब से अपने आप चेंज होती है, जिससे पहले से ज्यादा नेचुरल फोटोज फ्लैश के साथ आती है। फोन में अगर आप 48 मेगापिक्सल की रो फोटोज लेना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स ओपन करनी है और सेटिंग्स के अंदर आपको कैमरा में जाना है, जहां आपको फॉर्मेट्स के अंदर नीचे एप्पल प्रो रो का ऑप्शन मिलेगा, जिसे ऑन करने के बाद आप 48 मेगापिक्सल की रो फोटोज ले पाएंगे। इसके नीचे आपको रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है कि आप रो
फोटोज 12 मेगापिक्सल में लेना चाहते हैं या 48 मेगापिक्सल में। इसके बाद जब आप कैमरा ऐप ओपन करेंगे तो ऊपर आपको रो का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप जो भी फोटोज लेंगे वो 48 मेगापिक्सल की आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रो फोटो है, पर आपको रो का टैग भी दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी डिटेल्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ये 48 मेगापिक्सल की फोटो है और यहाँ इसका रेजोल्यूशन दिखा रहा है। ये 67.8 मेगापिक्सल की फोटो है क्योंकि ये 48 मेगापिक्सल की रो फोटो है। रो फोटो में हर एक डिटेल को प्रिजर्व किया जाता है जिससे फोटोग्राफर्स को फोटो एडिटिंग में ज्यादा डिटेल्स मिल पाती है। तो आपको इस फोटो में काफी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी और आप आराम से इस फोटो को जूम कर पाएंगे। iPhone 14 Pro में आपको सिनेमैटिक मोड मिलता है iPhone 13 Pro के जैसे, जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है और फेस पर फोकस रहता है। पर अब आप iPhone 14 Pro में सिनेमैटिक मोड की वीडियोस को 4K रेजोल्यूशन में बना सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसमें देखने को मिलेगी। सिनेमैटिक वीडियो बनाने के लिए आपको सिनेमैटिक टैब में जाना है, जहां ऊपर टैप करके आप इसका 4K रेजोल्यूशन भी सेट कर पाएंगे। इसके अलावा इसके कैमरा में मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी वो है इसका एक्शन मोड। अब जब आप कैमरा ऐप में वीडियो टैब में जाएंगे तो ऊपर आपको नया एक्शन मोड देखने को मिलेगा, जिसे ऑन करने के बाद आपको गिम्बल के जैसी स्टेबलाइजेशन देखने को मिलेगी। लेफ्ट साइड वाली वीडियो एक्शन मोड के साथ है और राइट साइड वाली एक नॉर्मल वीडियो है और आप देख सकते हैं एक्शन मोड वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्टेबलाइज्ड लग रही है। iPhone 14 सीरीज में क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी दिया गया है और अब आपका फोन क्रैश को डिटेक्ट करके आपके लिए इमरजेंसी कॉल्स को मिला सकता है। इसके लिए इसमें न्यू हार्डवेयर का यूज किया गया है। इसके अलावा iPhone 14 सीरीज में आपको इमरजेंसी SOS विया सैटेलाइट का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके कारण फोन सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी मैसेज भेज सकता है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ ना तो सेल टावर होते हैं और ना ही वाईफाई होता है, तो उस केस में अगर आपको कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये फीचर यूजफुल है। अभी ये फीचर सिर्फ US और कनाडा में अवेलेबल है, फ्यूचर में ये बाकी कंट्रीज में भी एक्सपेंड किया जाएगा। iPhone 14 Pro की बैटरी iPhone 13 Pro से थोड़ी कैपेसिटी वाइज ज़्यादा है। इसमें 3200 mAh की बैटरी है और A16 चिप काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है, तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। पर मुझे इसका बैटरी बैकअप सेम iPhone 13 Pro जैसा ही लगा। नॉर्मल यूजेस में फ़ोन पूरा एक दिन आराम से निकाल देता है और हैवी यूजेस में आपको फ़ोन एक बार बीच में चार्ज करना पड़ जाएगा। बाकी बैटरी बैकअप ऐसी चीज़ होती है जो आपकी यूज़ करने के तरीके के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, पर फ़ोन का बैटरी बैकअप परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ़ोन में आपको 20 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, जिससे आपका फोन 30 मिनट में 50% चार्ज हो जाता है। फोन को चार्ज करने के लिए आप कोई भी PD या क्विक चार्जर 3.0 यूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल ये यूनिजेन का ड्यूल पोर्ट वाला 20 वोट का अडेप्टर यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप फोन को मैगसेफ के थ्रू वायरलेसली चार्ज करेंगे तो आपको 15 वोट की फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। अगर आपके क्वेश्चंस है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं आप सबके रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।